हेलो दोस्तों, हमारे नए YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम आज इस वीडियो पर जानेंगे कि दिल्ली में सुल्तान वंश का शासन कैसे शुरू हुआ, दिल्ली सल्तनत का स्थापना कैसे हुई। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, हम सभी ने सुल्तान महमूद का नाम सुना है। सुल्तान महमूद जो कि भारतवर्ष पर आक्रमण किए थे 17 बार भारतवर्ष पर आक्रमण किए थे सुल्तान महमूद जो कि गजनी के सुल्तान थे, वो भारत पर आक्रमण किए थे। 17 बार उन्होंने आक्रमण किया था और भारत से संपत्ति लूट के अपने गजनी के पर ले गया था, लेकिन यहाँ पे शासन नहीं कायम कर पाया। इन्होंने हमें पता है कि गुजरात में जो सोमनाथ टेम्पल है, इस सोमनाथ टेम्पल पे इन्होंने हमला किया था और यहाँ से लूटपाट करके इस टेम्पल को ध्वस्त कर दिया था। इसके बारे में अब सभी जानते हैं। इसके 150 साल बाद, सुल्तान महमूद के 150 साल बाद 150 साल बाद मोहम्मद घोरी, जो कि घुर के सुल्तान थे, सुल्तान मोहम्मद घोरी ने 1191 पे भारत पर आक्रमण किया, दिल्ली पर आक्रमण किया। तब दिल्ली के शासक कौन थे? आप सभी जानते हैं कि दिल्ली के शासक थे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान तब वो दिल्ली के शासक थे। तो 1191 में बैटल ऑफ तरायन हुआ, फर्स्ट बैटल ऑफ तरायन 1191 में मोहम्मद घोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, इस मोहम्मद घोरी से पृथ्वीराज चौहान की। तो इस बैटल में क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान की विशाल सेना थी, तो उन्होंने मोहम्मद घोरी को हरा दिया। मोहम्मद घोरी लूज द बैटल एंड पृथ्वीराज विन द बैटल। पृथ्वीराज जीत गए। जीतने के बाद पृथ्वीराज ने क्या किया कि मोहम्मद घोरी को माफ कर दिया। चलो जाओ, हम तुम्हें माफ करते हैं, तुमने यहाँ पे आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन हम इतने दयालु हैं कि हम तुम्हें माफ कर देते हैं। ये जो माफ कर दिया इन्होंने, तो ये सुल्तान मोहम्मद घोरी के लिए एक अपमानजनक बात होगी कि एक इतने बड़े वीर को कोई युद्ध में हरा दिया, लेकिन उन्हें जान से नहीं मारा, उन्हें छोड़ दिया, क्षमा कर दी उन्होंने। इस अपमान के चलते हुए उन्होंने दोबारा 1192 में भारत पर फिर से आक्रमण कर दिया और बैटल ऑफ तराइन सेकंड हो गया। तो इसी युद्ध में फिर से मोहम्मद घोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान हो गया। लेकिन इस बार क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में विशाल सेना होने के बावजूद भी हार गया, क्योंकि इनके जो सेनापति थे, वो सेनापति ने क्या किया कि सटीक समय पर सेनाओं को युद्ध करने के लिए, आक्रमण करने के लिए आदेश नहीं दिए। इस वजह से मोहम्मद घोरी जीत गया। मोहम्मद घोरी फिर से विन हो गया। मोहम्मद घोरी लिख रहे हैं MG, मोहम्मद घोरी के लिए विन, जीत गए और पृथ्वीराज चौहान लूज द बैटल। तो सेकंड तराइन के युद्ध में, बैटल ऑफ तराइन सेकंड में मोहम्मद घोरी जो जीत गया और पृथ्वीराज चौहान हार गया। इसके बाद मोहम्मद घोरी ने क्या किया कि पृथ्वीराज उन्हें छोड़ दिए थे, लेकिन इन्होंने उन्हें छोड़ा नहीं। गरम आयरन रॉड उनके आंखों में घुसा दिए और वो अंधा हो गया। फिर उन्हें जेल में डाल दिए। बाद में पता चलता है कि वो मर जाते हैं। तो इससे शुरू होता है दिल्ली सल्तनत के बारे में। अब हम जानेंगे कि अब दिल्ली सल्तनत कैसे बना। मोहम्मद घोरी ने तो पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, लेकिन इसके बाद दिल्ली सल्तनत कैसे बना। तो आइए दोस्तों, हम लोग जानेंगे दिल्ली सल्तनत कैसे शुरू हुआ इसके बारे में। तो जब मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, तो उसके बाद उन्होंने भारत पर एक अपना गुलाम को यहाँ पे गवर्नर बना दिया, जिनका नाम आप सभी जानते हैं,
उद्दीन ऐबक, जो इनके खास गुलाम थे मोहम्मद घोरी के। तो गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पे छोड़ गए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक अपना गवर्नरशिप चलाते रहे लाहौर से अपना गवर्नरशिप चलाते रहे। और मोहम्मद घोरी चला गया वापस अपना घुर राज्य में, अफगानिस्तान में घुर है, वहां पे फिर चला गया। तो 1192 से 1206 तक जो नॉर्थ इंडिया था, दिल्ली उनके आसपास इलाकों, वो उस इलाके को मोहम्मद घोरी ने घुर राज्य के प्रोविंस के हैसियत से चलाया और कुतुबुद्दीन यहाँ पे गवर्नर रहे। उसके बाद 1206 में क्या होता है कि मोहम्मद घोरी मर जाते हैं। मोहम्मद घोरी 1206 में मर जाते हैं। तो 1206 में मोहम्मद घोरी मरने के बाद उनके भाई शहाबुद्दीन घोरी जो कि सुल्तान बनते हैं, क्योंकि मोहम्मद घोरी के कोई पुत्र नहीं थे, कोई बेटा नहीं था, इसलिए शहाबुद्दीन घोरी सुल्तान बनता है। तब वो क्या करता है कि सभी गवर्नरों को, जो स्लेव गवर्नर थे, उन्हें फ्री घोषित कर देता है। ऐसे फ्री में घोषित कर देते हैं कि जो लोग स्लेव गवर्नर थे उन्हें आज हम आजाद कर देते हैं। डिक्लेयर कर दिए कि आप लोग आजाद हो गए। तो उसी वक्त जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुना कि घोषित कर दिए, आजाद कर दिए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को ऐसे इंडिपेंडेंट रूलर घोषित कर दिया कि एक स्वाधीन शासक के रूप में अपने आप को घोषित कर देते हैं। और उसके बाद क्योंकि उन्हें खलीफा का मैनिफेस्टेशन लेटर नहीं मिला था, कुतुबुद्दीन ऐबक तो चाहते थे कि वो सुल्तान बने, लेकिन सुल्तान बनने के लिए इस्लाम में क्या होता है कि खलीफा के पास से मैनिफेस्टेशन लेटर लेना पड़ता है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं मिला था। इसलिए उन्होंने क्या किया, तब मतलब खलीफा बहुत दूर था, इसलिए खलीफा था, आवासी खलीफा इराक में था। तो अभी तो हम क्या करते हैं कि चलो कुछ लेटर आना है तो ईमेल कर देते हैं, लेकिन तब तो ऐसा नहीं था। तब वहां से लेटर आने में बहुत दिक्कत होती थी, इसलिए तब लेटर नहीं आया। और कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान का जो टाइटल है वो नहीं मिला, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को सिपाह सालार घोषित किया। अपने टाइटल लिए, टाइटल कहते हैं सिपाह सालार। सिपाह सालार का मतलब तो पता है, जो सलाखे को सिपाह सालार एक पद होता है, उसके तहत उन्होंने अपना टाइटल लिए कि सिपाह सालार, क्योंकि उसे खलीफा से मैनिफेस्टेशन लेटर नहीं मिला था। इसलिए बहुत लोग कहते हैं कि ये दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान नहीं है। बात एक तरफ से ठीक ही है कि वो सुल्तान नहीं, अपने आप को सुल्तान नहीं कहते थे, कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को सिपाह सालार कहते थे। तो बहुत लोग ऐसे, जब हम लोग दूसरे पार्ट में आएंगे कि दिल्ली सल्तनत का एक्चुअल फाउंडर कौन है, तब हम ये बात पर आएंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक को मैनिफेस्टेशन लेटर नहीं मिला था। दूसरी बात यह है कि जब खलीफा के पास से मैनिफेस्टेशन लेटर नहीं मिला तो वो सुल्तान नहीं हुए, इस वजह से वो कॉइन इशू नहीं कर पाए, अपने नाम पे कॉइन का भी इशू नहीं कर पाए। और जब कॉइन भी इशू नहीं हुआ, वो सुल्तान भी नहीं रहा, तो उनके नाम से कभी खुतबा भी नहीं पढ़ा गया। खुतबा मतलब पता है आपको, जो शुक्रवार के प्रेयर में पढ़ते हैं, उसमें खुतबा मतलब सुल्तान का नाम लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, खुतबा कहते हैं उसे। तो खुतबा में सुल्तान का नाम पढ़ा जाता था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम कभी पढ़ा नहीं गया।
इससे बहुत लोग युक्ति देते हैं कि तर्क देते हैं कि वो सुल्तान नहीं थे, पहले सुल्तान नहीं थे, इसलिए उन्हें खुतबा भी उनके नाम पे कभी पढ़ा नहीं गया। एक तरफ से ठीक बात भी है, तो उनके नाम पे खुतबा भी नहीं पढ़ा गया, उसे सुल्तान का टाइटल भी नहीं मिला, लेकिन हम लोग उन्हें सुल्तान के रूप में ही देखेंगे। ऐसे वो तो रूलर था, इंडिपेंडेंट रूलर था, अब उन्हें मोटिवेशन लेटर नहीं मिला, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया था। वो 1206 में तो दिल्ली सल्तनत का इंडिपेंडेंट रूलर हो जाता है, लेकिन उससे पहले उन्होंने भारत के बहुत सारे हिस्से को जीत लिए थे। जैसे उधर मुल्तान में एक गवर्नर था मोहम्मद घोरी का, जिनका नाम था नासिरुद्दीन ख्वाजा, तो उनसे इन्होंने कुछ संधि कर ली, कुछ अलायंस कर ली, और उसके बाद मुल्तान को भी जीत लिए, और दिल्ली के आसपास कुछ इलाकों को भी इन्होंने जीता था। बाद में क्या होता है कि 1206 में सुल्तान बनने के बाद उन्होंने आगे अपनी राज्य की विस्तार नहीं की। उन्होंने चाहा कि अब तो सुल्तान बन गए तो इसी इलाके पर शासन करते हैं। तो शासन करते हुए उन्होंने दिल्ली पर एक बहुत अच्छी चीज बनाई थी, आज हम लोग टिकट करके देखने जाते हैं, ये कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार की शुरुआत, कुतुब मीनार बनाने की शुरुआत इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था। लेकिन हम लोग एक गलती करते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि कुतुबुद्दीन इसका शुरुआत किए थे, तो इसीलिए उसके नाम पे ही इस मीनार का नाम रखा गया कुतुब मीनार, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक सूफी सेंट के स्मृति में, याद में इस कुतुब मीनार को बनवाया था, जिस सूफी सेंट का नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार। काके, कुतुबुद्दीन बख्तियार काके। तो इस सूफी सेंट के याद में उन्होंने कुतुब मीनार बनवाया, और उनके ही नाम पे इस मीनार का नाम रखा कुतुब मीनार। बाद में उनके दामाद आएंगे, इल्तुतमिश सुल्तान बनेंगे, तो इस काम को पूरा करेंगे। और बाद में कहा जाता है कि तुगलक वंश के जो सुल्तान थे, उन्होंने उसके ऊपर 2 मंजिला और जोड़ दी थी, वो अलग बात है, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन अब क्या होता है कि कुतुब मीनार इन्होंने बनाने की शुरुआत की थी। तो शुरू करने के बाद क्या हुआ कि 1210 में ऐसा हुआ, 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है चौगान पोलो नाम का एक खेल है, घोड़े के ऊपर बैठ के दौड़ना, हॉर्स राइडर जैसा एक खेल है चौगान पोलो। वो खेलते हुए घोड़े से गिर गए और कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 तक अपना शासन चलाया, और 1210 में वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। उसके बाद 1210 में उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र आराम शाह को सुल्तान बनाया गया। आराम शाह को 1210 में सुल्तान बनाया गया। इन्हें सुल्तान तो बनाया गया, लेकिन क्या है कि ये हर वक्त नशे में चूर रहता, राजकाज में इतना ध्यान नहीं दे पाता, और एक बात में कहे तो वो राजकार्य के योग्य ही नहीं था। इस्लाम के जो बड़े पदों पर थे, उन्होंने सोचा कि ये तो अच्छे से शासन नहीं कर पा रहा है। आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र थे, लेकिन फिर भी ये शासन नहीं कर पा रहा था, इसलिए उन्होंने सोचा, इस्लाम के जो उच्च पदों पर रहते हैं, उन्होंने सोचा कि इनका एक दामाद था, जिनका नाम अभी कुछ देर पहले मैंने किया, नाम था इल्तुतमिश।
शमसुद्दीन इल्तुतमिश। लॉ ऑफ सन इन लॉ कुतुबुद्दीन। शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो कि कुतुबुद्दीन के पहले स्लेव थे, गुलाम थे, लेकिन बाद में उन्होंने उसे फ्री कर दिया और अपने बेटी के साथ उसकी शादी करवा दी, निकाह करवा दिया, फिर वो दामाद बन गए। तो इस्लाम के जो उच्च पदों पर थे, तो उन्होंने शमसुद्दीन इल्तुतमिश को आमंत्रित किया कि आप आओ और सुल्तान बनो। तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने वो निमंत्रण स्वीकार किया और ये लाहौर आए, आराम शाह को हराए, इनसे युद्ध किए, इन्हें हराए, तख्त पलट कर दिए, मतलब राजगद्दी से हटा दिए और दिल्ली में जाके अपना शासन शुरू किया। दिल्ली में आराम शाह को हराने के बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश दिल्ली जाते हैं और वहां से राज्य चलाना शुरू करते हैं, मतलब दिल्ली को ही कैपिटल बना दिया। इससे पहले दिल्ली कैपिटल नहीं था, लाहौर कैपिटल था, लाहौर से ही वो लोग चलाते थे। अलग बात है कि कुतुबुद्दीन ऐबक इंद्रप्रस्थ के पास, दिल्ली के पास जो इंद्रप्रस्थ है, वहां कुछ दिन आए थे, कुछ दिन शासन चलाया था, बाद में फिर लाहौर लौट के चले गए। तो लाहौर से ही कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन चलता था। फिर आराम शाह भी 1 साल तक चलाया, 1210 से 1211 तक, और तब शमसुद्दीन इल्तुतमिश जाके उनसे हटा देता है और 1211 से शमसुद्दीन इल्तुतमिश अपना शासन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगले दिन हम जानेंगे, अगले वीडियो में, कि शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने अपना शासन कैसे चलाया, उनके बाद उनकी कन्या सुल्तान रजिया, उनकी बेटी, उन्होंने कैसे शासन चलाया, कैसे सुल्तान रजिया को शासन मिला, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश कैसे शासन चलाए, इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।